हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकंड सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा यूनिट सेकंड है जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर की बात की गई है, उसमें हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के क्वेश्चंस के बारे में। इम्परफेक्ट की अगर हम फॉर्म्स की बात करें, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, डुओपोली हो, ओलिगोपोली हो, उन पर हम अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे एग्जाम बहुत पास है बनाने की। ठीक है, आपकी सहायता के लिए फिलहाल हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका, थोड़ा बताने का तरीका अलग है। जो क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को हम पूरा निचोड़ देंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ये चीज समझ लो। ठीक है, बस समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन पर ही ध्यान मत देना, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू इन केस ऑफ मार्केट एक्सेप्ट। बाजार को छोड़कर, यानी कि बाजार को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा यहां पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बाजार से रिलेट नहीं करता है और वो सही है यहां पर। ठीक है, इसका मतलब ये है, ऐसा भी कह सकता है कि ऐसी कौन सी तीन विशेषताएं हैं जो इस पॉइंट्स में दी गई हैं जो कि मार्केट की हैं, और एक ऐसी विशेषता है जो मार्केट में आपको नहीं दिखेगी। बात समझ में आई? तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट होती क्या है। मार्केट क्या होती, बहुत ही ध्यान से समझना। जब हम मार्केट का कॉन्सेप्ट लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है मार्केट की बात हो रही, बाजार की बात हो रही, वो कहीं ना कहीं स्टेब्लिश होगी, उसका एक ना कोई स्पेसिफिक प्लेस होगा। तो ये धारणा बहुत गलत है। इसका कहीं स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हमने कही मार्केट की बात, तो आपका दिमाग जाएगा सीधे अमीनाबाद की तरफ, आपका दिमाग जाएगा हजरतगंज की तरफ। ठीक है, आपका दिमाग जाएगा यहाँ पर जो भी गड़बड़ झाला जो भी अमीनाबाद में है वहां पे। आपको मार्केट की हमने बात की ना, तो आप एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में सोचेंगे। तो मार्केट की विशेषता नहीं होती है। दरअसल मार्केट का सही अर्थ में अगर हम देखें तो मार्केट कहीं भी हो सकती है। हम अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी मार्केट ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, कुछ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ लेन देन कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उन सर्विसेज को यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी एक मार्केट है। ठीक है, मार्केट वर्ल्ड वाइड का कॉन्सेप्ट लेकर के चलती है। ठीक, वो कहीं से भी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकती है, सिर्फ स्पेसिफिक प्लेस से इंटरेक्ट नहीं होती है। मार्केट में ये विशेषता नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी, हम राइट आंसर देखकर नहीं बढ़ेंगे, वरना राइट आंसर देख करके आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये मार्केट की विशेषता नहीं है कि यह एक जगह तक ही सीमित है। बिल्कुल गलत, ये दिमाग से निकाल दो कि हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो एक एक जगह की बात कर रहे हैं, नहीं। मार्केट कहीं भी हो सकती है। ठीक, मार्केट हम कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया की मार्केट चल रही है, स्विगी जोमेटो, ये क्या देख रहे हो, ये भी तो एक प्रकार की मार्केट है, आपके घर तक आती है, एक जगह तो नहीं है ना। तो ये सब क्या है? ये मार्केट का ही पूरा एक स्ट्रक्चर है। ठीक, तो मार्केट एक जगह नहीं होती है, ये चीज क्लियर। अब बाकी की तीन विशेषताएं मार्केट के संदर्भ में होंगी, मार्केट के फेवर में होंगी। ठीक है, अब देखो, ये खरीदारों विक्रेताओं के संपर्क में लाता है, बिल्कुल मार्केट की विशेषता है। मार्केट की विशेषता है कि अगर देखो, अगर मार्केट में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में यहाँ पर बायर्स नहीं होंगे और सेलर्स नहीं होंगे तो मार्केट जो है वो बेकार है। ठीक, अब सोचो कि बिना बायर्स के आप मार्केट की कल्पना कर सकते हो? जब कोई खरीदने वाला ही नहीं तो मार्केट काहे की। इसी प्रकार जब सेलर्स ही नहीं है तो मार्केट काहे की। ठीक है, तो ये पॉइंट मार्केट से रिलेट करता है, सही कह रहा है ये पॉइंट। इट ब्रिंग्स बायर्स एंड सेलर्स इन कांटेक्ट, बिल्कुल कांटेक्ट में लाता है। अगला पॉइंट है आपका, इट्स स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय नेचर ऑफ कमोडिटी। बिल्कुल ये बात सही है कि अब इसका नेचर कैसा है मार्केट का। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपको वन डे की मार्केट दिखती होगी, यानी एक दिन में मार्केट लगती है। कहीं आप यहाँ पर वीकली मार्केट देखते होगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बता रहा है किस प्रकार का स्ट्रक्चर है मार्केट का। ठीक, तो वो किस पे डिपेंड करता है? खाने पीने वाली चीजों जैसे होती हैं, आप क्या देखते हो कि जैसे मान लो सब्जी हुई, वेजिटेबल, कहीं कहीं पे होता है गांव में कि एक दिन निश्चित निश्चित है कि भैया बुधवार को मार्केट लगेगी सब्जी की तो लगेगी। ठीक है, उस हिसाब से। तो ये क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है। तो ये यहां पर आपको चीज ध्यान रखनी है कि कमोडिटी किस प्रकार की है, वो मार्केट के स्ट्रक्चर को, नेचर को बताती है, उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म होगी, शॉर्ट टर्म होगी, वीकली होगी, वन डे होगी, कैसी होगी। ठीक, अब अगर हम बात करें, भैया यहाँ पर किसी भी कार कंपनी की, ठीक है, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, मान लो सुजुकी की। अगर हम सुजुकी की बात करें, सुजुकी की एक मार्केट एक जगह है। ठीक है, वो मार्केटिंग अपना कर रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए। आपको पता है कि वहां पर जाओगे वो चीजें आपको मतलब
डेली मिलेंगी, संडे को भले छुट्टी हो लेकिन वो डेली प्रोवाइड होंगी। तो ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सुजुकी डिसाइड कर रही है, वो प्रोडक्ट है सुजुकी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, कमोडिटी जो है। फिर है इट इज शेप्ड बाय टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको कहीं ना कहीं शेप दिया जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। टेक्नोलॉजी जैसी होगी उस हिसाब से मार्केट को शेप दिया जाएगा। आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, आपकी मार्केटिंग जो होगी वो हाईली आउटपुट प्रोवाइड करने वाली होगी, ठीक। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो आपकी हाईली आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक। तो यहां पर क्वेश्चन पे ना जाते हुए ये चीजें समझी कि मार्केट में क्या क्या है। आपकी मार्केट पूछ सकता है कि मार्केट का कौन सा पॉइंट ऐसा है जो मार्केट से रिलेट नहीं करता है, तो आप कहोगे कि ये पॉइंट नहीं रिलेट करता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट एक ही जगह हो, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेक्स्ट है व्हाट प्रिवेंट्स सेलर इन परफेक्ट कंपटीशन इन इन्फ्लुएंस द प्राइस, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में विक्रेता को कीमत प्रभावित करने से क्या रोकता है। अब देखो, अब हमें समझनी है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, ये हमें देखना है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, ये हमें देखना है। तो देखो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि यहां पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, बहुत सारी संख्या में आपको यहां पर जो विक्रेता क्रेता विक्रेता ही आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला है सिमिलरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। मतलब अगर हम कोई अपनी चीज बेच रहे हैं, दूसरा कोई सेलर अपनी चीज बेच रहा है, तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट में सेम है, कोई अंतर नहीं है, उनकी उसकी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी एक ही है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी एक ही है, ठीक है। हम भी कच्ची घानी का कड़वा तेल बेच रहे हैं, वो भी कच्ची घानी का कड़वा तेल बेच रहा है, ठीक। अब ऐसे में क्या होगा, जब प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो वहां पे क्या होता है कि प्राइस भी सेम रखा जाएगा, ठीक। हाँ, अगर क्वालिटी होता तो प्राइस में चेंज हो सकता था, ठीक, कि आपकी क्वालिटी लो है तो आपका प्राइस भी लो है, अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है तो हमारी क्वालिटी हाई होगी, ऐसा नहीं है। यहां पर जब प्रोडक्ट सेम है तो प्राइस भी सेम होगा, ठीक। अगर प्राइस किसी भी यहाँ पर जो फर्म है उसने सोचा कि हम अपना प्राइस कम कर ले ज्यादा कर लेते हैं, प्राइस ज्यादा करेंगे तो हमारा जो मतलब सामान होगा वो अच्छे रेट पे बिकेगा, तो गलत धारणा होगी। क्योंकि अगर आप प्राइस ज्यादा करोगे तो जो कंज्यूमर है उसको वही चीज वही प्रोडक्ट सस्ते दाम पर दूसरी जगह मिल रही है तो वहां पे चला जाएगा, आपकी मार्केट लॉस में चली जाएगी, आपके पास कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्राइस, जब किसी को सस्ता चीज वही क्वालिटी की मिलती है दूसरी जगह, वो वहां से लेगा कि महंगी जगह पे लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस आप नहीं कर सकते। जो प्राइस होता है वो पूरी तरीके से मार्केट पे आधारित होता है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही रहेगा, सेम प्राइस रहेगा, ठीक है। ये सारी परफेक्ट कंपटीशन की यहाँ पर विशेषताएं होती हैं। हालांकि परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रेजेंट टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक, आपको दिखेगा नहीं ऐसी चीजें। आपने कहीं देखा है कि एक ही प्राइस हो एक मार्केट में हर चीज का, ऐसा कभी नहीं होता, सब लोग अलग अलग रखते हैं, एक ही तरीके की वस्तुएं हो, मतलब एक एज्यूम किया जा रहा है बस, ठीक है। अगला है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग द अदर सेलर्स, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कह रहा है कि अन्य विक्रेताओं के लिए प्रभावी विज्ञापन। ऐसा भी अगर कुछ देखा जाए तो ये परफेक्ट कंपटीशन का लगता नहीं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कितना ज्यादा आप यहाँ पर विज्ञापन करोगे कि अपनी तरफ सेलर्स लाओगे। आप एक ही मार्केट में हो ना, एक ही मार्केट में आप कितना, क्योंकि प्राइस तो सबका सेम है, ठीक है। जो प्राइस है वही एक प्रकार से पूरा मार्केट का विज्ञापन कर रहा है, क्योंकि जो भी सेलर आएगा आपकी तरफ जाएगा, आप विज्ञापन करके थोड़ा इंटरेक्ट कर सकते हो उससे। अगला है इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स, फर्मों की परस्पर निर्भरता वो होता है, क्योंकि जो फर्म है वो एक प्रकार से जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, ठीक है, प्राइस मेकर नहीं होती है, प्राइस वो बनाती नहीं है, प्राइस डिसाइड नहीं करेगी। तो फर्म अपने हाथ से प्राइस नहीं डिसाइड करेगी, अगर डिसाइड करेगी अपने हाथ से तो उसको लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी क्या चीज है जो विक्रेता है यानी जो सेलर है उसको प्राइस को इन्फ्लुएंस करने से रोकता है, ऐसी क्या चीज है, वो है उत्पादकों की समानता। क्यों, अभी मैंने बताया कि अगर, क्योंकि उसको क्या लगता है कि भैया अगर हम प्राइस चेंज करेंगे ना तो जो कंज्यूमर है वो दूसरे वाले के पास चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि उसको उसी तरीके की वस्तु सस्ते में दूसरी जगह मिल रही है, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है, प्रोडक्ट की क्वालिटी एक जैसी है, ठीक, वो चीज इसको रोकती है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में अंतर होता तो प्राइस चेंज कर सकता था, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में अंतर नहीं है, तो वो चीज एक इसके मन में है, यार प्रोडक्ट की क्वालिटी तो एक ही, अगर हमने प्राइस बढ़ाया तो यार जितने कंज्यूमर है सब तो उसके पास चले जाएंगे ना। तो ये चीज उसे प्राइस को इन्फ्लुएंस करने में, प्राइस को चेंज करने में रोकती है, तो इसी वजह से प्राइस नहीं चेंज होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन क्या है। अगर परफेक्ट कंपटीशन रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप हर जगह देखते हैं, अभी इसके बारे में भी आगे वीडियो बनाएंगे तो बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका अ न्यू फर्म कैन इजिली इंटर, नई फर्म आसानी से बाजार में प्रवेश कर सकती है। ये भी एक विशेषता है परफेक्ट कंपटीशन की भैया। क्या है? जब परफेक्ट कंपटीशन है, वहां पे प्राइस एक है, जो प्रोडक्ट है वो भी होमोजीनियस है, ये भी एक विशेषता है कि वहां पर परफेक्टली कंपटीशन में, जब कंपटीशन ही चल रहा, परफेक्ट कंपटीशन है, तो वहां पर कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। ठीक, उस पर कोई प्रकार का बैरियर नहीं है, किसी प्रकार की बाधाएं नहीं है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? यानी कि जब परफेक्ट कंपटीशन है, जब प्राइस एक है, प्रोडक्ट भी होमोजीनियस है, कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म इजीली जा सकती है उस मार्केट में। ठीक है, अगर आप चाहें कि हम जाकर के इसी मार्केट में अपनी वस्तुओं को सेल करेंगे, बिल्कुल जाइए, सेल कीजिए, लेकिन शर्तें यही रहेंगी, आपको प्राइस वही रखना पड़ेगा। अगर आपने मनमाना प्राइस तय किया तो वहां पे आपको लॉस होगा। ठीक है, आपकी कंपनी, आपकी फर्म यहाँ पे पूरी तरीके से डूब जाएगी। ठीक है, नई फर्म अगर चाहती है तो वो परफेक्ट कंपटीशन में इजीली आ सकती है। अब बात करते हैं कि एकाधिकार में क्यों नहीं आती, मोनोपोली में क्यों नहीं आती। भैया एकाधिकार की बात कर रहा है, एकाधिकार में केवल उस जगह केवल वन सेलर ही है, सिंगल सेलर ही है। तो सिंगल सेलर है तो दूसरा आ ही नहीं सकता, जब बात ही सिंगल की हो रही है। सिंगल सेलर, केवल वन सेलर है वहां पे, तो एकाधिकार है, मतलब हमारा ही है और कोई है ही नहीं, तो वहां पे तो कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रही। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है विच मार्केट स्ट्रक्चर इज क्लियरली विजिबल इन रिटेल ट्रेड। खुदरा व्यापार में कौन सी बाजार संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? वो है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार बाजार में। ठीक है, अभी मैं अंतर बताऊंगा यहाँ पे कि एकाधिक, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या अंतर होता है, पहले इनका मतलब समझ लो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो रिटेल होता है वो रिटेल ट्रेड विजिबल होता है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है? ठीक, सबसे पहले मैंने आपको बोला, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, यहां पर जो प्राइस होता है वो सबका एक होगा। ठीक है, दूसरा इसकी विशेषता है, बहुत ध्यान से समझना, कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होंगे सब एक ही क्वालिटी के होंगे। तीसरा है कि यहाँ पर फ्री एंट्री होती है, कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन जो है वो मुख्य विशेषता है यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, हम बात करते हैं मोनोपोली का। अब मोनोपोली की बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि हम मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हैं। मोनोपोली यानी जो हमने यहाँ पर देखी इसकी बात कर रहे हैं। अब मोनोपोली की क्या विशेषताएं होती हैं? मोनोपोली की विशेषता होती है, बहुत ही ध्यान से समझना है यहाँ पर, कि जो आपका प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करती है, सॉरी जो फर्म है वो डिसाइड करेगी, क्योंकि वहां पर एक ही सिंगल सेलर है, इस वजह से। अब वो सिंगल सेलर है, कोई उसका कॉम्पिटिटर है नहीं, तो चाहे तो जैसा भी कर ले, और जहां पे कॉम्पिटिटर नहीं होगा वहां पे कोई एंट्री भी नहीं कर सकता है। ठीक, तो मोनोपोली का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे प्राइस तो है, फर्म डिसाइड करेगी। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पर एक सिंगल सेलर होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बोली। ठीक, और हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज सेलर होते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता है। डिफरेंस देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज सेलर हैं, काफी ज्यादा में सेलर हैं, यहाँ पर केवल आपका सिंगल सेलर होगा। ठीक है, और इसकी विशेषता है मोनोपोली में, कि जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। अब एक ही है, अब हमारा एक ही तरीके का प्रोडक्ट होगा ना, हम एक ही तरीके का बेचेंगे। ठीक, अब अभी कुछ समय तक क्या देखा कि कोको कोला, ठीक है, जो कोका कोला कंपनी थी, वो पहले एक प्रकार से मोनोपोली में आती थी, उसके टक्कर में कोई कोल्ड ड्रिंक के मामले में था ही नहीं। ठीक है, तो अब वो कोको कोला ही बेच रही है ना, उसका एक स्पेसिफिक है अपना प्रोडक्ट, वही बेचेगी और एक ही क्वालिटी का बेचेगी, उसमें तो डिफरेंस हो नहीं सकता क्योंकि एक ही है। ठीक, तो ये क्वालिटीज होती हैं। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन दोनों की कुछ ना कुछ विशेषताएं लेता है और वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। और ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे मोनोपोली कंपटीशन हो, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। क्या कहीं आपने देखा है? हालांकि कुछ समय तक कोका कोला रहा, लेकिन अभी नहीं देख रहे होंगे का, क्योंकि हर कहीं ना कहीं कंपटीशन जरूर हुआ है। ऐसा है ही नहीं कोई क्षेत्र कि जहां पे कंपटीशन ना हो, कंपटीशन से ही तो पूरा पूरा एकदम वर्ल्ड भरा पड़ा है। ठीक, तो ये चीज बिना कंपटीशन कहीं पे है ही नहीं, ये चीज दिमाग से निकाल दो। आज के समय में, पहले था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अब ये सिचुएशन पे आप परफेक्ट कंपटीशन के कहीं नहीं देख पा रहे होगे। क्या कहीं आपने देखा है कि मार्केट में एक ही प्राइस चल रहा हो? नहीं, हर जो सेलर होगा अपना अपना प्राइस अलग रखेगा। क्या आपने कहीं देखा है कि एक ही तरह का प्रोडक्ट हो? आज की क्वालिटीज, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, हर तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं अलग अलग, कुछ ना कुछ। साबुन एक तरह का होगा, लेकिन क्या होगा अंतर? प्राइस भी हो सकता है एक तरह का हो जाए बाई चांस एक फर्म से दूसरी फर्म का, लेकिन
कहीं ना कहीं उन्होंने फ्रेग्रेंट यानी कि खुशबू वाला ज्यादा है उनका, कहीं ना कुछ क्वालिटी में अंतर होगा, ठीक है, इसको लगा ये साबुन चिकना ज्यादा है, ये खुरदुरा ज्यादा है, ऐसी चीजें मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो ये चीजें भी आपकी एग्जिट नहीं करती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बात हुई कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ चीजें ली गई, ठीक, यहाँ पर बात कही गई, इसका विरोध किया गया कि भाई इसकी कुछ चीजें ली गई, इसका लिया गया कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं मोनोपोलिस्टिक में, ठीक है, जो कि आज के संदर्भ में मोनोपोलिस्टिक अगर देखें, मोनोपोलिस्टिक आज के संदर्भ में सही होता है। ये पॉइंट जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्योंकि यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर को लिया गया, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर एक और बात कही गई कि यहां पर जो होमोजेनियस प्रोडक्ट हैं, जो इसमें भी था जो इसमें भी था, उसको मना कर दिया गया। कहा नहीं भैया, होमोजीनियस जो प्रोडक्ट हैं उसको नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अंतर आता है। जैसे मैंने बोला, आज आप देखोगे कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ अंतर आएगा। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर, कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट में अंतर होगा। तो ये जो विशेषताएं हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ठीक है, डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये मोनोपोलिस्टिक की विशेषताएं हैं। यानी कि कुछ विशेषताएं, यानी ना इसने मोनोपोलिस्टिक ने इसका फेवर किया ना इसका किया, कुछ विशेषताएं इसकी नहीं, कुछ विशेषताएं यहां पर इसकी ली, ठीक है, ये चीज यहां पर है। यानी कि मोनोपोलिस्टिक ने दोनों को तो, इसको तो रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिंगल सेलर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोडक्ट होमोजीनियस हो, ठीक इसी प्रकार किया इसने। बस इसकी जो विशेषता थी ली कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर होने चाहिए, क्योंकि सिंगलर सेलर के ये फेवर में नहीं था। ये पॉइंट क्लियर हुई, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर जो हमने बात की, एक सेकेंड ये रफ कर लेता हूं, डिटेल में समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा, अच्छी बात है, नहीं आएगा कल एग्जाम है। तो जैसा होगा फिर आप देखेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर लूँ और अब सही है, अब सही है। तो हमने क्या बात की थी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटी, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, विच मार्केट स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल, ये तो हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर ली। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, मैंने बोला लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। बस ये विशेषता आपको यहाँ पर याद रखनी है, यानी कि ना इसका मोनोपोली का फेवर कर रहा ना परफेक्ट कंपटीशन का। तो ऐसे में क्या होता है, रिटेल जो ट्रेड होता है वो यहाँ पर आपको विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट है जो परफेक्ट कंपटीशन की विशेषता नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन की विशेषता मैंने बोला है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, फ्री एंट्री। तो इसमें से एक ऐसा पॉइंट होगा जो नहीं होगा। देखो पहला पॉइंट क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बिल्कुल सही है, ये होता है। एवरी सेलर इज प्राइस टेकर, बिल्कुल, मैंने ये भी बोला कि यहाँ पे हर जो होगा परफेक्ट कंपटीशन की ये भी विशेषता है कि जो भी सेलर होगा प्राइस टेकर होगा, वो प्राइस डिसाइड नहीं करेगा, प्राइस मेकर नहीं होगा, जो भी प्राइस होगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो प्राइस लेने वाला है, जो प्राइस मिलेगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ वन सेलर विल अफेक्ट प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ राइवल, ठीक है। अब एक सेकेंड, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, ये भी इसकी विशेषता पूरी तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या है, एक विक्रेता की मूल्य निर्धारण नीति प्रतिद्वंदियों की मूल्य निर्धारण नीति को प्रभावित करेगी, बिल्कुल गलत, ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है। वो दूसरे की इफेक्ट नहीं करेगा, अगर आपने प्राइस चेंज किया तो दूसरे के प्राइस इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आप पे ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जब प्राइस हाई करोगे तो आपके पास से जो कंज्यूमर है वो चला जाएगा, तो इफेक्ट आप पे पड़ेगा, किसी के दूसरे प्राइस पे नहीं पड़ेगा फर्म की, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि द डिमांड कर्व फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल सेलर इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक व्यक्तिगत विक्रेता द्वारा सामना किया जाने वाला मांग वक्र है। ये चीज आपको यहां पर समझनी है, वो है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा, यहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड वक्र होता है वो इस तरह होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है, एक ही प्राइस होता है। अब प्राइस फिक्स है तो ये एक ही प्राइस में, मान लो 4 रुपए है तो 4 रुपए पर ही पूरा मार्केट, चाहे आप एक क्वांटिटी बेचो, 2 क्वांटिटी बेचो, 3 क्वांटिटी बेचो, 4, चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी बेच लो, आपका प्राइस जो है वो 4 रुपए ही है, ठीक। तो यहां पे क्या होता है, अगर आपने जरा सा भी प्राइस में चेंज किया, जरा सा भी, तुरंत वो उसमें आप मतलब
प्राइस चेंज करेंगे, आपका प्रोडक्ट बिके नहीं, तो पूरी तरीके से परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, बिल्कुल लोचदार है। जरा सा प्राइस में चेंज आने पे जो आपका पूरा फर्म है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से इलास्टिक है। लोचदार मतलब लोच है, उसमें जरा सा भी फर्क आया तो लोच ले गया, जरा से इलास्टिक हो गया, ठीक। तो परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि यहां पर परफेक्टली इलास्टिक इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि जरा सा भी आपने कुछ चेंज किया उसमें इफेक्ट पड़ेगा आपकी फर्म पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, वही चीज मैंने बोला कि प्राइस फर्म नहीं डिसाइड करेगी, ठीक है। प्राइस जो है वो फर्म नहीं डिसाइड करेगी। प्राइस जो है ना वो लीडर डिसाइड करेगा, ना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, डोमिनेंट सेलर भी डिसाइड नहीं करेगा। जो जैसी मार्केट की डिमांड होगी, मार्केट के द्वारा प्राइस डिसाइड, और वो मार्केट किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलता है। जैसी डिमांड होगी, जैसी सप्लाई होगी, उस हिसाब से मार्केट खुद को उस स्ट्रक्चर में डालेगी कि हम ये प्राइस सेट कर सकते हैं, ठीक। मार्केट डिसाइड करेगी, फर्म डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। और मार्केट डिसाइड करेगी मतलब डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज इक्वल टू। अब बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन जो वक्र होता है वो किसके बराबर होता है। अब यहां पर समझिएगा, ठीक है, ये मैं यहां पर बना रहा हूं, ये आपका हुआ परफेक्ट कंपटीशन का। अगर हम इसे देखें तो इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड इज इक्वल टू प्राइस। मैंने क्या बोला था? एवरेज रेवेन्यू और जो प्राइस होता है वो सेम होता है, ठीक है। औसत आय और जो कीमत होती है वो सेम होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और मार्जिन रेवेन्यू भी यहाँ पे वही होगा जो एवरेज रेवेन्यू होगा, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ही जब सेम है तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू एक होगा। इस वजह से मार्जिन रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू यही है, यही लाइन इस डिसाइड कर रही है कि ये मार्जिन रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू प्राइस है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए, अब क्या होगा कि कहां पर इक्विलिब्रियम होगा, कहां पे इक्विलिब्रियम होगा मार्केट का, ठीक है। ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट। मैंने आपको बोला था कि मार्जिनल कॉस्ट, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, अरे बाबू चल जा, हाँ, जहां पे मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, वहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, फर्म इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मार्केट नहीं, सॉरी, फर्म इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो अब देखो कि कहां ये एमआर और एमसी कहां पे आपका इक्वल हो रहा है। देखो सबसे पहला इक्वल तो यहां पे हो रहा है, ये वाला पॉइंट, यहां पे देखो एमआर और एमसी दोनों इक्वल हैं। लेकिन ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम होने के लिए दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से ऊपर की ओर कट करे, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये देखो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये तो नहीं है। इसकी दूसरी विशेषता है, ध्यान से सुनना, किसी भी फर्म को इक्विलिब्रियम होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए, और दूसरा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है जो वो मार्जिन रेवेन्यू को उसके नीचे से काटे, ठीक है। तो मार्जिन कॉस्ट देखो आ रही है, अब मार्जिन रेवेन्यू को उसके नीचे से काट रही है। इक्विलिब्रियम यहां पे भी है, यहां पे दोनों बराबर हैं, लेकिन क्यों नहीं यहां पे इक्विलिब्रियम होगा? क्योंकि ये ऊपर से काट रही है। अब यहां पे ये मार्जिनल कॉस्ट जो है नीचे से मार्जिन रेवेन्यू को काट रही है। तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो एक प्रकार, जहां पे बराबर होंगे मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू, नीचे से ऊपर मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू को काट रही है, वहां पे इक्विलिब्रियम फर्म का होगा, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर हुई, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हुई, अब एक चीज और ध्यान देनी है, ये मार्जिन आपका मार्जिन कॉस्ट हो गया, डन। अब ये चीज मैं एक चीज और दिखा रहा हूं कि जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट मान लो ये है, ठीक है, वो एवरेज कॉस्ट आपकी ये है, ये जो मैंने लाइन बनाई ये एवरेज कॉस्ट है। अब देखिए, मार्जिन रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू सब एक जगह आ गए हैं, यानी सभी इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब है जब कॉस्ट भी सेम है और रेवेन्यू भी सेम है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल है, नॉर्मल, ना हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है। जितनी आप कॉस्ट लगा रहे हो उतना ही आपको रेवेन्यू मिल रहा है, ना आपको लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है और ना ही यहाँ पर एक प्रकार से लॉस में आप जा रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट भी उतनी है रेवेन्यू भी उतना है, ठीक। अब यहां पर क्या करना है कि जो मार्केट है वो कहां तक प्रोडक्शन करेगी, प्रश्न ये आता है, जो मार्केट है वो कहां तक प्रोडक्शन करेगी, ठीक, किस पॉइंट पे आकर के प्रोडक्शन करेगी। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, एक और मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, और वो ग्राफ है आपका ये,
ये वाला जो ग्राफ आया है इसको लिख लो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अब ये देखो ये लाइन जो गई है ये वाला, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक, उसके ऊपर उसी शेप में एवरेज कॉस्ट बना है। मैंने ये भी बोला था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच का जो अंतर होता है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ये बोला था मैंने, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज, ये जो अंतर दिख रहा है इन दोनों के बीच का, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का है। ठीक है, अगर फर्म एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट तक पूरा कर रही है तो उसके बाद भी वो जारी रखेगी। अब ध्यान देना, यहां तक क्या है, यहां तक उसने कॉस्ट लगाया, ठीक, और यहीं तक उसको रेवेन्यू मिल रहा है, तो भी वो फर्म अपना प्रोडक्शन जारी रखेगी। क्यों जारी रखेगी? क्योंकि इतना जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो अंतर है वो तो पूरा कर रही है ना, वो तो रेवेन्यू के माध्यम से पूरा कर रही है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जब तक कोई फर्म कंप्लीट करती है, पूरा करती है, अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेती है, ठीक है, कहते नहीं है अरे भैया कम से कम हमारी लागत तो निकला है, तो जब तक फर्म अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल ले रही है तब तक वो प्रोडक्शन करेगी। जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंप्लीट कर लेगी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा तब वो अपना प्रोडक्शन बंद करेगी। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? एक बार फिर से समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, यहां पर अच्छे से क्लियर होगा। ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल, सॉरी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट रहा आपका, ये नीचे से ऊपर काट रहा है और ये यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बनाया, इसके बाद मैंने बनाया ये एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये मैं नॉर्मल प्रॉफिट में ले रहा हूँ। एवरेज कॉस्ट ऊपर होता, अगर ऊपर होता तो क्या होता कि यहाँ पे लॉस में चले जाते, अगर नीचे होता तो प्रॉफिट में हो जाते। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट फिलहाल इसलिए इक्वल ही माना, यहीं से समझ में आएगा। ठीक, ये एवरेज कॉस्ट हो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि ना लॉस हो रहा है ना वो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और मैं बनाता हूँ, ये आपका प्रोडक्शन, यानी इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतने प्राइस पे इतना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज और देखना, ये आपका हुआ, कहाँ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जो मैंने अभी बनाया ये आपका है एवरेज कॉस्ट। ये वाली जो लाइन दिख रही है एवरेज कॉस्ट है, ये वाली लाइन दिख रही है मार्जिनल कॉस्ट है। अब ठीक एवरेज कॉस्ट के ऐसे ही मैं, आपने देखा होगा कि एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो एवरेज कॉस्ट की लाइन है और ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है, इनमें देखो अंतर आ रहा है, ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना इतना, ये जो डिफरेंस है ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का अंतर है। ठीक है, अब कोई भी फर्म जो है वो अपना प्रोडक्शन कहां तक करेगी, वो अपना प्रोडक्शन वहां तक करेगी जब तक वो अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर रही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर रही है। ठीक, यहां पर देखो ये जो फर्म है अभी भी अपना एवरेज, इतना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर रही है। ठीक, इतना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर रही है। ठीक, इस वजह से फर्म नहीं बंद करेगी। लेकिन अगर यही जो आपका एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाता, मान लो ये वाला इसको हटा दो, अब ये यहां पर आकर के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो गया, तो जो अंतर है, मैंने आपको बोला एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का अंतर ही फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जब दोनों सेम ही हो गए, ये एवरेज कॉस्ट हो गया, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, दोनों सेम ही हो गए, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपका जीरो हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं है तो जो फर्म है वो अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रही है। अब इस जगह पर आकर के जो फर्म है अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी, और इसे ही कहते हैं शट डाउन पॉइंट। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ, इसे ही शट डाउन पॉइंट यहां पर कहा जाता है। और कहां पर? जहां पर जब तक फर्म अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा वहां पे फर्म अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी, क्योंकि अब वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यहां पर हायर नहीं कर पा रही है। जब तक फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हायर करेगी, जब तक फर्म अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी यहां पर कंटेन करेगी, उसे मिल रहा होगा, तब तक वो करेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे जैसे ही एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी वो बंद कर देगी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का अंतर ही एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और अब फर्म अपनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रही होती है। समझे? अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्यों ही जरूरी है निकालना? क्योंकि देखिए कोई भी चीज होता है कि अगर आपने
मान लो कहीं पे घर लिया है, मान लो कोई दुकान ली है, उस दुकान के लिए जमीन ली है, ठीक है। अब जमीन, अब दुकान चलाई, दुकान से कपड़े की दुकान है, कपड़े से कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो तो आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहोगे कि कम से कम जो जमीन का किराया हम दे रहे हैं, मतलब किराया लिया है, किराया तो उसका दे सकें, ठीक, भले हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो जब तक आप का इतना कॉस्ट निकलेगा कि आप उस दुकान का किराया दे रहे हो, तब तक आप अपना यहाँ पर प्रोडक्ट दुकान चला रहे हो। जिस दिन आपको लगेगा कि हम तो अपनी दुकान का किराया नहीं निकाल पा रहे हैं, उस दिन बंद कर दोगे, ठीक। और वो कब सिचुएशन होगी, जब आप अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर पहुंच जाओगे। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हमने आपको 8 क्वेश्चंस कराए हैं और इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फर्म शॉर्ट एंड सप्लाई, सॉरी सॉरी ये हुआ, अगला हुआ कि हाँ, अंडर अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड, जो होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे आ गए, एक सेकेंड एक सेकेंड, पूर्ण व्यक्तिगत सामना के जो है ना मांग वक्र होता है, ये हो गया। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, ये भी हो गया है। अगला है a firm's short-run supply curve under perfect competition, short-run supply curve। हाँ, अब एक चीज समझना, तो ये तो हो गया कि वहां पे आके शट डाउन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व क्या होता है, ठीक है। सप्लाई कर्व क्या होगा, ये हो गया आपका, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट, ठीक। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, और साथ ही साथ देखा जाए, ये हो गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फर्म आकर यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है बंद कर देगी और एवरेज कॉस्ट के जब इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ क्योंकि सप्लाई इतनी हो रही है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बाद वो प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बाद नहीं करेगा। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लास्ट पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। इस वजह से सप्लाई उसने इतनी की है ना, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर इतना है, तो ये जो होगा वो लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व होगा। ये सप्लाई कर्व, सॉरी शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व ये है, ठीक। यानी कि अगर पूछे सप्लाई कर्व क्या है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर जितना भी मार्जिनल कॉस्ट का लाइन दिख रहा है, वो आपका वो होगा सप्लाई कर्व शॉर्ट रन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के आगे उसने सप्लाई की ही नहीं है, ठीक, की तो इतनी ही है ना सप्लाई, यहीं पे आके उसने बंद किया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे, तो इस वजह से यही सप्लाई कर्व होगा, ठीक। सप्लाई तो उसने इतनी की ना, उसके बाद प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो सप्लाई कहां से होगी, ठीक है। ये कह रहा है मार्जिन कर्व अबव द लोएस्ट ऑफ, ये ऑप्शन जो सेकंड है वो सही होगा, एवरेज कॉस्ट नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट की लाइन जहां तक होगी वहां तक वो सप्लाई करेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, इन द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही एकदम मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे पहले आप एक मार्केट बनाते हो, उसका एक सप्लाई कर्व बनाते हो, एक डिमांड कर्व बनाते हो, और साथ ही साथ यही वाला जो फेज है वो यहाँ पर लाते हो। क्योंकि लॉन्ग रन की बात करते हैं ना, जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में ना तो यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ना ही आपका यहाँ पर लॉस होता है। जो फर्म होती है वो हमेशा आपकी नॉर्मल प्रॉफिट में रहेगी, यानी कि वही सिचुएशन, जितना कॉस्ट रहेगा उतना रेवेन्यू रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, मान लो कि अगर कोई फर्म है, उसको लगा कि भैया इस मार्केट में प्रॉफिट है, इस मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो वो फर्म वहां पे आएंगी, इंटर करेंगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जब वो फर्म इंटर करेंगी, तो फर्म इंटर करने के बाद क्या करेंगी, वहां पे फर्म बढ़ी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, जो प्राइस है वो प्राइस क्या होगा, कम होगा। और जब प्राइस कम होने से क्या होगा, डिमांड जो है वो बढ़ेगी, ठीक। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से अगर देखा जाए, बच्चों डिमांड बढ़ने से अगर देखा जाए, तो जो डिमांड कर्व है आपकी, वो कहां पर आएगी, डिमांड कर्व आपकी राइट साइड शिफ्ट करेगी, ये वाली मार्केट की डिमांड कर्व राइट साइड आएगी। तो डिमांड जब यहां पर बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, फिर से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब मांग करोगे तो प्राइस इंक्रीज होगा। प्राइस पहले इतना था, अब ये प्राइस यहां पर इतना हो जाएगा, ठीक। अब प्राइस इतना हो जाएगा, अब प्राइस इतना हुआ, इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद ये एवरेज, मान लो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी, ठीक। अब क्या होगा कि प्राइस इतना इंक्रीज होने से अब जो आपका डिसाइड होगा वो यहां पर होगा, ठीक। अब यहां पर होगा, अब क्या होगा कि उतना ही प्राइस, आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ गया है किसी भी वस्तु का, इसका मतलब कि कॉस्ट बढ़ गई है। अब जब कॉस्ट बढ़ गई है तो कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा कि जिन फर्म्स को लॉस हो रहा था वो फिर से वापस चली जाएंगी, क्योंकि उनको लॉस हो रहा था, वो मार्केट से निकल जाएंगी। अब मार्केट से निकल गई तो मार्केट से निकलने के बाद जब फर्म निकल गई तो फर्म के निकलने की क्या हुआ कि प्रोडक्शन कम, फर्म हुई, कम लोग होंगे तो कम प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कम हुआ, जब प्रोडक्शन कम हुआ तो उनका सामान कम हो गया, यानी कि जो सप्लाई थी वो कम हो गई। सप्लाई कम होने से क्या होगा, जब सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कम होने से जो प्राइस है, ठीक, जो प्राइस है वो क्या होगा बच्चों, जो प्राइस है आपका वो भी कम हो जाएगा। ध्यान से, एक मिनट एक मिनट, सप्लाई कम हुई, सप्लाई जब कम हुई, जब, हाँ, जब सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम होने से जो उनका वो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट कम हुआ, कॉस्ट कम होने के बाद जो प्राइस होगा, प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होकर के फिर से उसी लेवल पे आ जाएगा जहां पे वो पहले था, और फिर उसी लेवल पे आने के बाद फिर जो प्राइस होगा ये यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा और ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस वजह से इसका जो सप्लाई कर्व है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर कॉस्ट इंक्रीजिंग होता तो कॉस्ट ऊपर जाती, अगर कॉस्ट डिक्रीजिंग होता तो कॉस्ट डिक्रीज होती। ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट पूरा यही रहता है जो मैंने एक्सप्लेन किया। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ये कहेंगे कि जो लॉन्ग रन यहाँ पर सप्लाई कर्व है, ठीक है, वो दो तीन कंडीशंस में होता है। एक होता है इंक्रीजिंग कॉस्ट, एक होता है डिक्रीजिंग कॉस्ट, एक होता है कांस्टेंट कॉस्ट, ठीक है, कांस्टेंट कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। जो इंक्रीजिंग कॉस्ट होगा, जो इंक्रीजिंग कॉस्ट होगा उसका जो सप्लाई कर्व रहेगा वो यहां पर इस तरह रहेगा, जो कांस्टेंट रहेगा उसका एकदम समान रहेगा, ठीक। और जो आपका यहाँ पर डिक्रीजिंग रहेगा उसका एकदम इसके विपरीत बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, अब एमसीक्यूज है ना, तो इससे ज्यादा क्या ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, दिक्कत होगी फिर थोड़ा सा, मतलब आप समझ रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, एक सब्जेक्ट ही ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड भैया आ जाओ, कहाँ गए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट। मैंने आप अभी आपको बोला ना कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू होगा। ये देखो, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, दो कंडीशन है, पहला तो इक्विलिब्रियम होने के लिए ये होना चाहिए, और साथ ही साथ जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिन रेवेन्यू को नीचे से कट करे, ठीक। ये चीज आपको क्लियर हुई। तो इस वजह से यहाँ पर इक्विलिब्रियम है जो वो पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन का यहाँ पर होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, समझ में तो आया होगा। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एमसीक्यू है, आपका एग्जाम भी बहुत ही जल्द है, तो अब क्या ही इससे, अब यहीं से जो होने का क्वेश्चन बनेगा, बाकी परफेक्ट कंपटीशन का है, मोनोपोली की कोशिश करेंगे कि बन जाए, शाम तक अगर होगा तो अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा। अब आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट है उसके लिए भी हम तैयार करेंगे आपको, अगर हमसे हो पाएगा बिल्कुल करेंगे, ठीक है, वीडियोस लाएंगे आपके लिए आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी आप अपनी कमर कस लीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो लेक्चर्स हम लोग अभी से स्टार्ट कर देंगे बनाना, और अच्छे से आपका जो है पूरा एक कोर्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब पे ही हम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, बट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।